ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 16, चार भुजा वाला वानर। ब्लेज ने अपनी गति को कम करने से पहले 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। ये वाकई डरावना था। जब उसने बाघ को मारा तो उसे जो अजीब सी सांस महसूस हुई, उसे वो गलत नहीं समझेगा। बाघ से भी ज्यादा ताकतवर प्राणी उसका इंतजार कर रहा था। अगर वो 1 सेकंड और वहां रुकता तो उस पर हमला हो सकता था। जैसा कि उसने सोचा था, ये द्वीप रुसुकैना जैसा ही है, अगर उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर वो अंदर और आगे जाएगा तो मदद के लिए पुकारने से पहले ही उसकी मौत हो सकती है। हकी सीखने के बाद ही वो अंदर जा सकता है, तब तक बाहरी इलाकों में ही भटकना बेहतर है। अपने मुंह से खून के निशान पोंछते हुए ब्लेज ने अपनी पीठ पर लगी चोट को देखा। बाघ ने अपनी डंडे वाली पूंछ से उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी पीठ पर गहरी चोट लग गई। अगर वो सेंजो की तरह नहीं होता तो वो 1 या 2 टूटी हड्डियों के बिना हमले से बच नहीं पाता। अब उसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ घंटे ही लगेंगे, जबकि पोषक तत्वों से भरपूर मांस खाने से यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ब्लेज फिर जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश में भटकता रहा। इस द्वीप पर रहने वाले जीवों में अच्छी प्रवृत्ति और भयानक युद्ध शक्ति होती है। ये उनकी युद्ध क्षमता को सुधारने के लिए एक अच्छी जगह है। अगले 2 दिन बीत गए। ब्लेज को अलग अलग ताकत वाले कई जीवों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे कुछ ताकतवर जानवरों का सामना करना पड़ा और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने 2 मरीन रिक्रूटों से भी मुलाकात की, लेकिन एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे अलग हो गए। आज उत्तरजीविता प्रशिक्षण का तीसरा और आखिरी दिन है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें द्वीप पर रहना और दूसरे जानवरों से लड़ना बहुत पसंद था। उन्होंने कई जीवित रहने के हुनर सीखे और दूसरे जानवरों के बीच लड़ाई देखी। कुल मिलाकर ये उनके लिए एक रोमांचक साहसिक कार्य है। ब्लेज का बेफिक्र प्रवास तब खत्म हुआ जब उसकी मुलाकात 6 मीटर लंबे एक बंदर से हुई, जो सुनहरे बालों से ढका हुआ था और जिसके 4 हाथ थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि आसपास के दूसरे जीव भी डर गए। उसकी अलग थलग आंखें आग के ऊपर भूनते हुए मांस के टुकड़ों पर टिकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मांस की सुस्वादु सुगंध ने जानवर को ब्लेज की ओर आकर्षित किया। बंदर की हरकत को देखकर ब्लेज ने आंखें मूंद ली। निडर होकर वो मांस के बीच खड़ा हो गया और उसे बंदर की आंखों से दूर कर दिया। गर्जन। उसके इस कृत्य से उत्तेजित होकर बंदर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उस पर झपटा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बंदर ने अपनी मुट्ठी से उसकी छाती पर वार किया और उसे पीछे की ओर फेंक दिया। ब्लेज की आकृति ने जमीन पर गिरने से पहले रास्ते में कुछ पेड़ों को नष्ट कर दिया। मुंह में खून भरकर खांसते हुए वो दर्द से अपनी छाती भींचते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। क्या बकवास है, इतना शक्तिशाली जानवर यहां क्यों आया? ब्लेज ने अविश्वसनीय भाव से सोचा। इसी समय बीट के रेतीले क्षेत्र में स्थित निगरानी कक्ष में जेफायर ने वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल द्वारा प्रक्षेपित स्क्रीन पर स्थिति देखी। उसने भौहें सिकोड़ी, जबकि कमरे में मौजूद दूसरे मरीन अधिकारी भी मुंह बनाकर खड़े हो गए। ये वही 4 भुजाओं वाला सुनहरा जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है। ये बाहरी इलाके में क्यों दिखाई दिया? ये बुरा है। यहां तक कि वाइस एडमिरल्स को भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। वो भर्ती खत्म हो चुकी है। प्रशिक्षक जेफिर, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो जानवर को रोक सके। मैं इसे स्वयं रोक लूंगा, प्रशिक्षक जेफिर ने कहा और निगरानी कक्ष से दूर चले गए। दूसरी ओर अपने और चिकनाई से टपकते स्वादिष्ट मांस के बीच खड़े कष्टप्रद कीड़े को उड़ाते हुए सुनहरा बंदर भूनते हुए स्टेक के पास पहुंचा। जहां तक ब्लेज की बात है, जो एक कष्टप्रद कीड़ा है, उसे स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन क्या ब्लेज भी ऐसा ही करेगा और उस जानवर का आभारी रहेगा? इसका जवाब स्वाभाविक रूप से नहीं है। वो अपने लिए सावधानी से तैयार किया गया मांस दूसरों के लिए कैसे छोड़ सकता था? उसने जंगल से इकट्ठा किए गए विभिन्न मसालों से उसमें स्वाद भरा था और उसकी भूख भी चरम पर थी। अपरिचित वातावरण और छिपे हुए जीवों के कारण वो इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं खा सका, जो समय समय पर उसे परेशान करते रहे और उसे आराम करने का कोई समय नहीं दिया। 4 भुजाओं वाले बंदर की हरकत ने उसे पूरी तरह से भड़का दिया और उसे अंदर तक गुस्सा दिला दिया। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। परिणाम की परवाह किए बिना ब्लेज ने आगे बढ़कर हमला कर दिया। उस समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन चेक करने के मूड में नहीं था। उसे इससे भी बड़ी चिंता थी, मांस। उसका हाथ चमक उठा, उसके चारों ओर लाल भाप बन गई। एप को निशाना बनाते हुए ब्लेज ने मन ही मन चिल्लाया, हीट बीम। उच्च तापमान की एक झुलसाने वाली किरण ने एप के चेहरे पर प्रहार किया, जो उसके स्टेक का स्वाद लेने से कुछ इंच की दूरी पर था। बूम। ये एक सुंदर सुनहरा अयाल है जो जलकर काला हो गया है, लेकिन जानवर को कोई चोट नहीं आई है और हमले ने उसे पूरी तरह से उकसा दिया। निगरानी कक्ष में मरीन अधिकारियों ने इस टकराव को खुले मुंह से देखा। पहले तो उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने देखा
कि बंदर प्रशिक्षु की अनदेखी कर रहा था और भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब उन्हें लगा कि प्रशिक्षु इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाएगा, तो उसने गुस्से में उबल रहे जानवर पर हमला कर दिया। उन सभी ने सोचा, भाई, तुम किस बात पर नाराज हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि जानवर ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने भोजन के लिए लड़ाई देखी। इस अवधारणा ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। 4 भुजाओं वाले बंदर की आंखें आग की तरह लाल हो गई। उसके क्रोध ने आसमान को चीर दिया। दहाड़! अपनी छाती पर वार करते हुए बंदर ने ऊंची छलांग लगाई और सीधे ब्लेज पर गिर पड़ा। उसकी 2 ऊपरी भुजाएं मुट्ठी में बंद हो गई और उसके सिर पर निशाना साधा। इस बीच ब्लेज ने तेज गर्मी छोड़ी और अपने दाहिने हाथ को ऊष्मा कवच की तरह आग के रेशों से ढक लिया। उसने अपने तापयुक्त हाथ से जानवर के हमले को रोक दिया, लेकिन उसने 4 भुजाओं वाले वानर की ताकत और अभेद्य रक्षा को कम करके आका। बूम! टक्कर के कारण उसके पैर ठोस जमीन में धंस गए और उसके चारों ओर 1 मीटर लंबा गड्ढा बन गया। एक तेज शॉकवेव ने धूल और मिट्टी के साथ साथ उनके आसपास की हवा को भी उड़ा दिया। शक्तिशाली बल उसकी भुजाओं से शरीर तक पहुंचा, जिससे उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। यह बहुत शक्तिशाली है। उसके पैर कमजोर हो गए और उसका पूरा शरीर लगभग जमीन पर गिर गया। आखिरी क्षण में ब्लेज ने अपना मुंह खोला और बंदर की आंखों पर निशाना साधते हुए गर्म सांस छोड़ी। घबराकर बंदर ने अपना हाथ वापस खींच लिया और पीछे की ओर उछला। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। अगर उसने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया होता, तो बंदर की बाह उसके शरीर को कुचलकर खून से लथपथ कर देती। अजीब बात यह है कि वो बेतहाशा हंसने लगा। उसे भी समझ में नहीं आया कि वो मौत के सामने क्यों हंस रहा था। उसके दिल में कोई डर नहीं था, बस उत्साह था। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भिड़ने से उसे किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं पहुंची, बल्कि इससे उसकी लड़ने की इच्छा दूसरे स्तर पर पहुंच गई। हाँ हाँ, आओ! चिल्लाते हुए ब्लेज ने अपना उबलता हुआ हाथ आसमान की ओर उठाया और बंदर पर जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के ने बंदर को कुछ कदम पीछे धकेल दिया और उसके बाल झुलस गए, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। ब्लेज को ऐसा लगा जैसे वो स्टील की प्लेट पर वार कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे बंदर ने टेक्काई कौशल का अभ्यास किया हो और अपनी त्वचा और मांसपेशियों को दूसरे स्तर तक सख्त कर लिया हो। उसके डेविल फ्रूट की संभावित विशेषता 15 फीट के करीब पहुंचने के बाद उसका हीट मैनिपुलेशन दूसरे स्तर पर पहुंच गया। फिर भी उसके हमले बंदर को घायल करने में विफल रहे। इससे पता चलता है कि बंदर कितना शक्तिशाली है। जलते हुए हाथ को बुझाते हुए ब्लेज ने अपना खंजर निकाला और अपने हाथ की एक लहर से उसे आग लगा दी। जल्द ही पूरा खंजर एक चमकदार लाल धातु में बदल गया, जो तेज गर्मी और धूसर धुआं छोड़ रहा था। उसी समय 4 भुजाओं वाले बंदर को भी ब्लेज के हथियार से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उनके बीच वास्तविक युद्ध शुरू हो गया था। अध्याय 17, मृत्यु के निकट अनुभव। प्रशिक्षक ज़ेफिर 1 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वो देखना चाहते थे कि ब्लेज अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने कैसा प्रदर्शन करेंगे। अपने प्रशिक्षक के रूप में उसे अपनी फल क्षमताओं की सीमा का पता लगाना होगा, ताकि वो भविष्य में ब्लेज की बेहतर मदद कर सके। इससे उसे यह भी पता चलेगा कि शैतान फल को किस दिशा में विकसित किया जा सकता है। 4 भुजाओं वाले एप और ब्लेज में भिड़ंत हो गई। चमकता हुआ लाल खंजर प्राणी के अंदरूनी हिस्सों को चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एप की सुरक्षा बहुत अच्छी थी, या फिर सटीक रूप से कहें तो ब्लेज के खंजर कौशल उतने दुर्जेय नहीं थे। अन्यथा जलते हुए खंजर से वो आसानी से बंदर की कड़ी सुरक्षा को भेद सकता था। लेकिन उसके हमले से उसकी त्वचा पर सिर्फ एक जलता हुआ छिछला घाव रह गया। ब्लेज की ऊष्मा संवेदना ने बंदर द्वारा की गई हर छोटी छोटी बात को पकड़ लिया और उसे उसके मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। लेकिन अत्यधिक शक्ति के सामने सभी योजनाएं सिर्फ पार्लर की चालें हैं। 4 भुजाओं वाले बंदरों में से एक ने ब्लेज को जमीन से पकड़ लिया और उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। उसकी बिजली जैसी नीली आंखों ने उसकी आंखों में देखा और तेजी से घूमकर उसे जंगल में फेंक दिया। इस उछाल में बंदर की पूरी ताकत लगी थी। उछाल इतना शक्तिशाली था कि ब्लेज का शरीर एक उल्कापिंड में बदल गया और उसे उछालने से पहले बंदर के हाथ ने उसके शरीर को भी कुचल दिया। कुचलने की ताकत से उसकी त्वचा फट गई और उसके आंतरिक अंग विकृत हो गए। उसकी पीठ अनगिनत पेड़ों से टकराई और रास्ते में आने वाली हर चीज बर्बाद हो गई। उसका पूरा शरीर खून से रंग गया, जबकि कुछ नुकीली शाखाएं उसकी त्वचा में घुस गई। ज़ेफिर ब्लेज के बगल में आया और उसकी दयनीय हालत को पकड़ लिया। वो उसे बंदर के हमला करने से पहले बचा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि बाद वाला उस मौत के करीब के अनुभव को याद रखे। फिर भी बंदर को अपने छात्र को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। उसने अपनी सीमा लांघी। ज़ेफिर ने ब्लेज को देखा, जो उसे पकड़ने के बाद बेहोश हो गया था, और फिर 4 भुजाओं वाले बंदर को देखा।
भुने हुए मांस को खुशी से चबाता हुआ बंदर अचानक कांप उठा, मानो उसे किसी शक्तिशाली शिकारी ने देख लिया हो। अपना सिर घुमाकर उसने आसपास की जगहों पर नजर डाली और देखा कि ज़ेफियर एक हाथ में ब्लेज को उठाए हुए है। झूठी धमकी भरी दहाड़ लगाते हुए बंदर एक कदम पीछे हटा। उसे एक दर्दनाक याद आ गई जो उसने एक बार अनुभव की थी। भागो, ज़ेफिर ने ठंडे शब्द कहे, लेकिन उस आवाज ने बंदर पर दबाव डाला जिससे वो अंदर तक डर गया। करहाते हुए बंदर भाग गया और जंगल की छाया में गायब हो गया। जब ब्लेज ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस पर मम्मी की तरह पट्टियां बंधी हुई थी। सौभाग्य से उन्होंने उसके चेहरे को खुला छोड़ दिया। हाय, मुझे वापस प्रशिक्षण द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जब वो हिलने की कोशिश करता था तो उसके पूरे शरीर में चुभन जैसा दर्द फैल जाता था। फिर भी ये उसके लिए कुछ हद तक सहनीय है। वो तभी बेहोश हुआ जब इंस्ट्रक्टर ज़ेफिर ने उसे पकड़ लिया और उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है। उस शापित बंदर को अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा। ब्लेज ने चुपचाप बुदबुदाया। उसने अपने मुंह से हाथों पर बंधी पट्टी को फाड़ दिया और फिर पैरों से भी उसे हटा दिया। अब उसे आराम की नहीं बल्कि मांस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने घायल शरीर को अस्पताल से बाहर खींचकर ब्लेज खाना पकाने के क्षेत्र की ओर बढ़ा। बाहर हवा ताजी थी और जिस तरह से सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी उससे उसे पता चल गया कि नाश्ते का समय हो गया है। रास्ते में अन्य रंगरूटों और अधिकारियों ने उसकी मम्मी जैसी शक्ल की वजह से अजीब भावों से उसकी जांच की। वो बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने अपने मन में सिस्टम इंटरफेस की जांच की। उसे नोटिफिकेशन याद आ गया और वह जांचना चाहता था कि ये किस बारे में है। उसके गुणों में परिवर्तन हुआ जो एक खुशी की बात थी। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 15.1, शक्ति 15.1, गति 15.1, शैतान फल क्षमता 15.2, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, मुक्त विशेषता बिंदु 0, कार्य पुरस्कार टाइप ए प्राणी गोल्डन बीस्ट से 1 मिनट तक बचाव करें। पुरस्कार +1.0 संविधान +1.0 शैतान फल क्षमता +0.5 निःशुल्क विशेषता बिंदु। स्थिति पूर्ण। क्या आप अभी पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ नहीं, एक समृद्ध इनाम। ब्लेज ने चुपचाप सोचा और इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि वो बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन उसने अपने शरीर में ताकत महसूस की। उसने 15 फीट बार की सीमा को तोड़ दिया जिसने उसे 1 महीने तक बाधित किया था। अच्छी बात यह है कि उसने खुद ही सीमा तोड़ दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम आखिरी समय में कोई टास्क जारी कर देगा। अब वो एक बार फिर अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकता है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उसके गुण बदल गए। संविधान 16.1, शैतान फल क्षमता 16.2। अपने गुणों की जांच करते हुए ब्लेज अनजाने में कैफेटेरिया में पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात उसी कक्षा के अन्य प्रशिक्षुओं से हुई, गियोन, वर्गो, शुजो और अन्य। ब्लेज, तुम कब जागे? तुम पूरे दिन बेहोश रहे, तुम्हें पता है। क्या तुम ठीक हो? गियोन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, ब्लेज ने अपने समूह में एक सीट लेते हुए उत्तर दिया। मैंने सुना है कि आप तथाकथित गोल्डन बीस्ट से मिले हैं जो रियर एडमिरल को भी आतंकित कर सकता है। मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिली? शूजो ने टिप्पणी की। ब्लेज ने उनकी टिप्पणी पर केवल अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तुम्हें जंगली भालू के मांस और समुद्री भोजन के तले हुए चावल का स्वाद लेना चाहिए, वे स्वादिष्ट है। ये अजीब है, तले हुए चावल कहाँ है? वर्गो बोला। वर्गो, आज कोई फ्राइड राइस नहीं था। एक मरीन प्रशिक्षु ने अपना माथा थपथपाया। ओह, ये सही है। वर्गो ने बिना किसी शर्म के अपना सिर हिलाया। वर्गो, तुम्हारे गालों पर कांटा क्यों बंधा है? ब्लेज ने वर्गो की इस दुर्लभ मूर्खता से आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या वहां है? वर्गो ने सीधे चेहरे से अपना खाना खाना जारी रखा जबकि सभी लोग हंस रहे थे। आप लोग 3 दिवसीय उत्तरजीविता प्रशिक्षण में कैसा प्रदर्शन करते हैं? ब्लेज ने पूछा। वर्गो और शूजों के अलावा हमें से किसी ने भी 3 दिन की सीमा पार नहीं की। मुझे लगा कि तुम आसानी से पास हो जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा सामना टाइप ए प्राणी से होगा। आप इसके लिए केवल अपने भाग्य को ही दोष दे सकते हैं। कोई चिंता नहीं, मैंने उस जीव से लड़ने से बहुत कुछ हासिल किया है। ब्लेज ने खुद को सांत्वना दी। ये अफसोस की बात है कि उसने रोकुशिकी सीखने का मौका खो दिया, लेकिन वो अपरिहार्य को रोक नहीं सकता। संतोषजनक नाश्ता करने के बाद गियोन और अन्य लोगों को अलविदा कहकर वो प्रशिक्षक ज़ेफिर से मिलने चले गए। सबसे पहले वो समय पर उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है और दूसरा
उसे ये पूछना है कि मरीन रोकुशिकी सीखने का वैकल्पिक तरीका क्या है, क्योंकि वो 3 दिनों तक जीवित रहने में असफल रहा था। अध्याय 18 रोकुशिकी में महारत हासिल करना। प्रशिक्षक जेफिर का कार्यालय। ब्लेज ने उसे बचाने के लिए जेड को धन्यवाद दिया और पूछा, जेफिर सेंसेई, मैं रोकुशिकी सीखना चाहता हूं। मुझे पता था कि मैं उत्तरजीविता प्रशिक्षण में असफल रहा हूं। कृपया मुझे अपनी ताकत साबित करने का एक और मौका दें। यह सच है, अगर वो 4 भुजाओं वाले बंदर से नहीं मिला होता तो वो निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के 3 दिन तक जीवित रह सकता था। ओह, तुम रोकुशिकी इतनी बुरी तरह क्यों सीखना चाहते हो? मैंने वरिष्ठ रंगरूटों को रोकुशिकी में प्रशिक्षण लेते देखा है। अगर मैं उन्हें सीख लूं तो मैं अपनी शैतानी शक्तियों को दूसरे स्तर तक बढ़ा सकता हूं। इससे मुझे समुद्री लुटेरों का पीछा करने में आसानी होगी। जेफिर ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने गोल्डन बीस्ट के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसकी ताकत वाइस एडमिरल के बराबर है। मैं तुम्हें कल से रोकुशिकी सिखाऊंगा। धन्यवाद जेफिर सेंसेई। ब्लेज ने एक अच्छा सैन्य सलामी दिया और कार्यालय से बाहर चला गया। इस पर जेड ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अगले दिन प्रशिक्षक जेफिर द्वारा बुलाए गए प्रशिक्षण मैदान में लगभग 25 मरीन प्रशिक्षु एकत्र हुए। ब्लेज उनमें से एक था। उसे पता था कि उसने सभी को क्यों इकट्ठा किया, लेकिन वो निश्चित नहीं था। ब्लेज, तुम कल जेफिर सेंसेई से मिलने गए थे, क्या उन्होंने कुछ सूचित किया? शूजो ने पूछा, जबकि ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह हमारे द्वारा पूरी की गई जीवित रहने की गतिविधि के बारे में है। गियो ने अपने विचार साझा किए। आइए इंतजार करें और देखें। उनके समूह के एक अन्य प्रशिक्षु ने टिप्पणी की। इस दौरान वेर्गो बातचीत में शामिल हुए बिना वही खड़ा रहा। कुछ ही मिनटों के बाद जेफिर 2 मरीन अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण मैदान में आया। उन्होंने कहा, आप लोगों को प्रशिक्षण शिविर में आए 6 महीने हो गए हैं। आप सभी ने इन 6 महीनों में अच्छा प्रशिक्षण लिया है और समय का सही उपयोग किया है। मैंने आप में से 25 लोगों को आपकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और साहस के आधार पर चुना है। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें। हम तुम्हें रोकुशिकी सिखाएंगे और 1 महीने बाद तुम्हें प्रशिक्षण शिविर से बाहर भेज दिया जाएगा और तुम्हें समुद्री डाकुओं का शिकार करने के लिए कहा जाएगा। जेफिर के अप्रत्याशित भाषण ने प्रशिक्षुओं को चकित कर दिया, क्योंकि वे शांतिपूर्ण दिनों के साथ सहज हो गए थे और दुनिया की वास्तविक भयावहता को भूल गए थे। सिर्फ रोजाना प्रशिक्षण लेना ही मजबूत बनने का तरीका नहीं है। जेफियर ये बात अच्छी तरह जानता है। 6 महीने का समय हर किसी के लिए क्रूर दुनिया का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने का है। यदि उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया तो वे बच जाएंगे, अन्यथा समुद्री डाकुओं के हाथों बुरी तरह मर जाएंगे। आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे, कुछ नहीं भी। मैं आपको रोकुशिकी नामक युद्ध तकनीक के बारे में विस्तार से बताता हूं। यह विश्व सरकार द्वारा विकसित एक विशेष अलौकिक मार्शल आर्ट है। केवल योग्यता वाले नौसैनिक ही इस कला को सीख सकते हैं। लेकिन हमने समुद्र की वर्तमान स्थिति और उत्पात मचाते समुद्री डाकुओं को देखते हुए बिना किसी योग्यता के आप सभी को यह तकनीक सिखाने का फैसला किया है। हम इसे मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, हम आपको पहले से ही सिखा रहे हैं, ताकि आप समुद्री डाकुओं का सामना करते हुए जल्दी न मर जाएं। जेफिर के शब्दों ने कुछ प्रशिक्षुओं को जगा दिया। कुछ लोग समुद्री युद्ध की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोचकर उत्साहित थे, जबकि अन्य समुद्री डाकुओं का सामना करने के बारे में चिंतित थे। रोकुशिकी की कई अलग अलग शैलियां हैं। वे सभी एक दूसरे से अलग हैं, जो विभिन्न शारीरिक भागों पर केंद्रित है। रोकुशिकी सीखने वाले ज्यादातर लोग एक तकनीक में विशेषज्ञ होते हैं। केवल कुछ ही लोगों ने सभी शैलियों को पूर्णता तक प्रशिक्षित किया है। चलो सोरू से शुरू करते हैं, जिसका अभ्यास आमतौर पर सभी लोग करते हैं और इसमें महारत हासिल करना आसान है। जेफिर ने रोकुशिकी का परिचय दिया। ब्लेज इस विधि को सुनकर उत्साहित था। वो रोकुशिकी को इसकी विस्फोटक शक्ति के कारण सीखना चाहता था और सिस्टम कार्य को पूरा करना चाहता था। इसके अलावा उसे पूरा भरोसा था कि वो इस तकनीक से अपनी शैतानी शक्ति को बेहतर बना सकता है। जब उसने जेड से यह कहा तो वो झूठ नहीं बोल रहा था। 1 महीने की समय सीमा ने मरीन प्रशिक्षुओं के दिलों पर दबाव डाला। पहले कुछ दिनों में जेफियर ने रोकुशिकी की विभिन्न शैलियों और उनके काम करने के तरीके को सिखाया। इसके बाद उन्हें सीखना उनके हाथ में है। चूंकि ब्लेज को पहले से ही रोकुशिकी की शैलियां और वे कैसे काम करती हैं यह पता था, इसलिए उसने तकनीकों को बहुत तेजी से समझ लिया। गियोन, शुजो, वर्गो और यहां तक कि प्रशिक्षक जेफिर भी उसकी प्रगति से काफी हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने कुछ ही दिनों में तकनीकें कैसे समझ ली। बेशक उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ब्लेज पृथ्वी का पूर्व निवासी था और उसने वन पीस अनगिनत बार देखा था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानता है कि रोकुशिकी कैसे काम करती है। एक बार जब वो रोकुशिकी की विभिन्न शैलियों में निपुण हो गया तो उसके दिमाग में एक सूचना गूंजी, कार्य, मरीन की रोकुशिकी सीखें और उसमें निपुण बने। समय सीमा 1 वर्ष।
स्थिति पूर्ण। पुरस्कार 2.0 संविधान प्लस 2.0 शैतान फल क्षमता प्लस एक निःशुल्क विशेषता बिंदु। क्या आप अभी पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ नहीं? बहुत बढ़िया। ब्लेज इनाम देखकर बहुत खुश हुआ। इससे उसकी ताकत एकदम नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इनाम स्वीकार करते हुए उसने इंटरफेस की जांच की। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 18.2, शक्ति 18.2, गति 18.1, शैतान फल क्षमता 18.3। हकी कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 1.5। अब उसके पास 1.5 निःशुल्क विशेषता अंक है। उसे यह एहसास है कि एक बार जब उसकी विशेषताएं 20 फीट बार की सीमा को पार कर जाएंगी तो उसकी ताकत में गुणात्मक उछाल आएगा। वो अपने मुफ्त विशेषता अंक का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था। वो इसे बाद के लिए बचाना चाहता था। हाल ही में सिस्टम ने उसे दैनिक कार्य और दैनिक पुशअप, स्क्वाट इत्यादि जैसे छोटे मोटे मिशन जारी करना बंद कर दिया है। ये उसकी ताकत को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने से संबंधित होना चाहिए। वैसे भी ब्लेज सिस्टम के रिवॉर्ड और इसके द्वारा जारी किए गए मिशन से खुश है। किसी को बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। दिन बीतते गए, एक महीने की सीमा नजदीक आ गई। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अजीब बात यह है कि आज वर्गो ने अपनी मर्जी से उसके सामने एक चुनौती रख दी। ब्लेज को नहीं पता कि यह उसकी शैतानी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए है या इस आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण। वैसे भी यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो वर्गों की लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करने में भी रुचि रखता था। उन्होंने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार कर ली। स्वाभाविक रूप से उनकी लड़ाई ने पूरे प्रशिक्षण शिविर को आकर्षित किया, क्योंकि वे दोनों इस साल के सर्वश्रेष्ठ मरीन रिक्रूट में से एक है। हालांकि ब्लेज ने अपनी शैतानी फल शक्तियों के बारे में दूसरों को नहीं बताया था, फिर भी किसी तरह प्रशिक्षण शिविर में सभी को पता चल गया कि वो शैतानी फल का इस्तेमाल करता है। उसे भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। उनकी लड़ाई द्वीप का विषय बन गई। अध्याय 19, वर्गो से लड़ना। अगले दिन वर्गो और ब्लेज एक युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। उनके चारों ओर लगभग 200 लोग थे, जिनमें समुद्री अधिकारी, रंगरूट और यहां तक कि द्वीप पर काम करने वाले लोग भी शामिल थे। उनकी लड़ाई ने ध्यान खींचा और प्रशिक्षक जेफिर की उपस्थिति इसका सबसे अच्छा सबूत थी। गियोन और शुजो ने उनका समर्थन किया, भले ही वे वर्गो के दोस्त भी हैं। ब्लेज को पता था कि वर्गो बहुत ताकतवर है। आखिरकार वो डोफ्लेमिंगो के कुलीन अधिकारियों में से एक है, जिसका चरित्र बहुत चालाक और कपटी है। वो यहां अपना असली रूप नहीं दिखाता है, क्योंकि वो अपनी असली पहचान गुप्त रखता है। लेकिन यह सच है कि वो एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति है। इसके अलावा वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है और सोचता है कि वो दूसरों से बेहतर है। अगर ब्लेज गलत नहीं था तो उसकी ताकत पहले से ही वाइस एडमिरल के करीब है। आखिरकार वो पहले से ही जानता है कि हकी का उपयोग कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि वर्गो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाएगा ताकि उसका कवर खतरे में न पड़े। प्रशिक्षक जेफिर ने अपने हाथों से इशारा किया और मुकाबला शुरू हो गया। ब्लेज ने पहल की और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। वर्गो ने अपने नंगे हाथों से उसके मुक्के का स्वागत किया। ये बात कैंप में सभी जानते हैं कि वर्गो के पास एक शानदार शारीरिक बनावट और शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति है। ब्लेज की मुट्ठी वर्गो से टकराई, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई और उनके चारों ओर हवा घूमने लगी। वहां खड़े मरीन रोमांच से चीख उठे। ओह, दूसरों के बीच लड़ाई देखना अधिकांश लोगों के लिए बड़ा मनोरंजन है। वर्गो, पिछली बार जब हमने मुकाबला किया था तब से तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है। ब्लेज ने सहजता से टिप्पणी की और एक और मुक्का मारा, जिसे वर्गो ने आसानी से रोक दिया। हाँ, तुम्हारा भी, वर्गो ने जवाब दिया और मुक्का मारकर जवाब दिया। उन दोनों ने किसी भी लड़ाई की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस अपनी ताकत की तुलना मुट्ठियों से की। एक सीधा तरीका। कुछ देर तक चली बहस के बाद उन्होंने एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाया और गंभीरता से लड़ने लगे। ब्लेज की विशेषताएं 18 फीट तक पहुंच गई। अगर वो गलत नहीं है तो उसकी शारीरिक शक्ति मुख्यालय रियर एडमिरल्स के करीब है। अगर वो 20 फीट बार की सीमा को पार कर जाता है तो उसकी लड़ाकू शक्ति रियर एडमिरल्स को भी टक्कर दे सकती है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वर्गो से लड़ना, जो अपनी ताकत छुपा रहा है, उसके लिए आसान काम है। दोनों ने 1 मिनट तक लड़ाई जारी रखी और ब्लेज ने तय किया कि अब लड़ाई को दूसरे स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। वो नहीं जानता कि वर्गो भी उसकी ताकत से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज की शारीरिक ताकत कुछ ही महीनों में इस स्तर तक बढ़ जाएगी। क्या वो भविष्य में डोफी के लिए खतरा बनेगा? वर्गो ने सोचा। उसने उसे गुप्त रूप से मारने के बारे में सोचा, लेकिन उसने जल्द ही इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था और वो ब्लेज को खत्म करने में आश्वस्त नहीं था। बहुत सारे चर हैं। वो जानता था कि ब्लेज एक शैतान फल उपयोग करता है, जिसके पास हीट फल जैसी क्षमताएं हैं। यही कारण है कि वर्गो ने उसे चुनौती दी। वो ब्लेज की शैतान फल शक्तियों का पता लगाना चाहता था और ये जानना चाहता था कि वह उनका किस हद तक उपयोग कर सकता है। हाँ, वो खुफिया जानकारी जुटा रहा है और
ब्लेज ने अपनी शैतानी फल शक्तियों का प्रदर्शन करके अपनी इच्छा पूरी की। सच में उसके कार्य का एक गहरा अर्थ है। वो चाहता है कि मरीन उसके अस्तित्व और उसकी श्रेष्ठ शक्ति को जाने। दूसरों का सम्मान और आदर पाकर ही वो मरीन रैंकों में अपनी मजबूत पैठ बना सकता है। अगर वो भविष्य में विश्व सरकार से भिड़ना चाहता है तो वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता। उसे मरीन की शक्ति की आवश्यकता है। ब्लेज स्वभाव से कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो एक महान दूरदर्शी व्यक्ति था। सोरू, ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आकृति गायब हो गई और वेर्गों के पीछे प्रकट हुई, जिससे दर्शक चौंक गए। इससे पहले कि वेर्गो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक मुक्का उसकी पीठ पर लगा और वो तेजी से आगे की ओर गिर पड़ा। वहां खड़े नौसैनिकों को यकीन नहीं हुआ कि उनके दिल में बसा सर्वशक्तिमान वेर्गो अपनी बढ़त खो चुका है। निश्चित रूप से आपने सोरूफ में इतनी निपुणता हासिल कर ली है, वर्गो बोला और ब्लेज की नजरों से ओझल हो गया। चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन सा सोरू बेहतर है। उसके कान के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ब्लेज के होंठ थोड़े मुड़े और वेर्गों के हमला करने से पहले ही उसका आकार गायब हो गया। सोरू मार्शल स्टाइल उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक तेज गति से चलने की अनुमति देता है। इस चाल के पीछे का सिद्धांत पलक झपकते ही कम से कम 10 बार जमीन से टकराना था। ये एक विस्फोटक शक्ति है जो किसी के पैर से निकलती है। शरीर जितना मजबूत होगा, उपयोगकर्ता उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। वेर्गो के मामले में उसने अभी तक सोरू में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने महारत की कमी की भरपाई क्रूर ताकत से की। जहां तक ब्लेज का प्रश्न है, उसने सोरू शैली पर थोड़ी महारत हासिल की, लेकिन वेर्गों के विपरीत उसकी विस्फोटक शक्ति उसकी शैतानी फल शक्ति से उत्पन्न हुई। उसके पैरों की हर कोशिका ने बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की और उसकी गति को दूसरे स्तर पर पहुंचा दिया। प्रशिक्षक जेफिर के अलावा किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गर्मी के हेरफेर पर उसका नियंत्रण दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। वर्गो और ब्लेज की आकृतियां पूरे युद्ध क्षेत्र में चमक रही थी, दर्शकों को एक और शानदार उत्साह से उत्तेजित कर रही थी। कुछ बिंदु पर रंगरूटों की आंखें लड़ाई के आकृतियों को पकड़ने में विफल रही। हे भगवान, ये दोनों राक्षस हैं। इनकी ताकत जेफिर सेंसेई द्वारा प्रशिक्षित रियर एडमिरल्स के करीब है। एक वरिष्ठ भर्ती ने टिप्पणी की। उन्होंने अपनी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ा ली? ये अकल्पनीय है। गियोन, शुजो और ब्लेज और वेर्गो से परिचित अन्य रंगरूट सबसे ज्यादा हैरान थे। खास तौर पर ब्लेज। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वेर्गो से बराबरी की लड़ाई लड़ेगा। वो इतना ताकतवर कब बन गया? गियोन ने बुदबुदाया। ब्लेज की यादें उसकी आंखों में चमक उठीं और कैसे वो दूसरों की तुलना में दोगुनी मेहनत करता था। उसे पता भी नहीं था कि वो उससे आगे निकल गया है। उसकी आत्मा के अंतरतम भाग से एक अवर्णनीय भावना उठी। उसका हृदय मजबूत होने की इच्छा से सुलग उठा। सिर्फ वही नहीं, अन्य रंगरूटों ने भी उनके बीच की लड़ाई देखकर अपने दिल को शांत किया। दर्शक दीर्घा में प्रशिक्षक जेफिर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभरी। ब्लेज और वर्गों के बीच मुकाबले से उन्हें यही उम्मीद थी। दोनों ने उन्हें निराश नहीं किया। 1 मिनट बाद वेर्गो की आकृति ब्लेज से कुछ दूरी पर उभरी। वो थोड़ा सा हांफने लगा, क्योंकि सोरू शैली के निरंतर उपयोग ने उसे कुछ हद तक थका दिया था। ब्लेज के लिए वो काफी शांत दिख रहा था, जैसे कि वो लड़ ही नहीं रहा था। बेशक वो जानता था कि वर्गो अपनी थकावट का नाटक कर रहा है, क्योंकि वो वर्गो की ताकत के बारे में स्पष्ट था। वेर्गो ब्लेज को अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसने ब्लेज की ताकत को कम करके आका। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और हार मान ली। अगर उसने अपनी ताकत और दिखाई तो उसके पर्दाफाश होने की संभावना है। अभी रुक जाना ही बेहतर है। अगर भविष्य में मौका मिला तो वो ब्लेज को खत्म कर देगा। जैसे ही उन्होंने लड़ाई खत्म की, जेफिर आगे आया और उन्हें दुर्लभ प्रशंसा दी। आप दोनों ने अच्छी लड़ाई लड़ी और सोरू की प्रकृति को अच्छी तरह से समझा। बार बार अभ्यास करने से आपका सोरू पूर्णता प्राप्त करेगा। कड़ी मेहनत करो। अध्याय 20 वापस मरीन फोर्ड की ओर। 2 दिन बाद प्रशिक्षण शिविर में आए सभी मरीन रिक्रूट लगभग 300 खुले मैदान में खड़े थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ घबराए हुए थे और अन्य हिचकिचा रहे थे। आज ट्रेनिंग कैंप का आखिरी दिन है। कल से उन्हें समुद्र में भेजा जाएगा। वो समुद्र जहां अनगिनत समुद्री डाकू घूमते हैं और हर पल मौत होती है। वाकई ये एक क्रूर दुनिया है। खुद की रक्षा करने की ताकत के बिना वे सभी चींटियों के अलावा कुछ नहीं है। प्रशिक्षक जेफिर उन्हें विदा करने आए। आज से तुम लोग भर्ती नहीं होगे, बल्कि मरीन होगे, जिसके पीछे न्याय लिखा होगा। तुम्हें इसे धोखा नहीं देना चाहिए। पर्याप्त पुण्य अर्जित करने के बाद कोई भी यहां हकी सीखने के लिए वापस आ सकता है। निर्दयी समुद्र से बचने की पूरी कोशिश करो और वापस आओ। उसके बाद जेफिर ने कुछ होनहार रंगरूटों को बुलाया और उन्हें व्यक्तिगत रूप से रवाना किया। ब्लेज को भी बुलाया गया। तुम्हारे पास शैतानी फल की शक्ति है और मैं कह सकता हूं कि तुमने इसे पहली बार मिलने के बाद से एक नए स्तर तक सुधार लिया है, लेकिन तुम्हें अपने शैतानी फल पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब जाओ और दुनिया की खोज करो, और वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। धन्यवाद जेफिर सेंसेई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ब्लेज ने सलामी दी
और किनारे पर खड़े समुद्री जहाज पर चढ़ गया। अगले दिन ब्लेजी, गियोन, वर्गो, शूजो और अन्य रंगरूटों के साथ मरीन फोर्ट पहुंच गए। 7 महीने से ज्यादा समय तक एकांत द्वीप पर रहने के बाद ब्लेज आखिरकार वापस आ गया। वो समुद्र में नौकायन करने और मजबूत विरोधियों से मुकाबला करने के बारे में सोचकर रोमांचित है। जैसे ही वे मरीन फोर्ट पहुंचे, उनके कानों तक एक चौंकाने वाली खबर पहुंची। मरीन फोर्ट में मौजूद सभी मरीन अधिकारियों ने इस खबर की चर्चा की। 3 महीने पहले एक व्यक्ति ने लाल पहाड़ पर चढ़कर मैरी जियोइस के पूरे शहर को जला दिया और सभी विश्वनोबल गुलामों को मुक्त कर दिया। इस कारण सेलेस्टियल ड्रैगन का क्रोध भड़क उठा। वे चाहते हैं कि सभी गुलामों को वापस पकड़ लिया जाए और उन्हें मुक्त करने वाले व्यक्ति को मार दिया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर मरीन पर आरोप लगाया और अपना गुस्सा जाहिर किया। हाल ही में मुख्यालय के अधिकांश नौसैनिकों को इसी काम के लिए भेजा गया और उन्हें गुलामों को वापस पकड़ने का काम सौंपा गया। इस बयान से ब्लेज नाराज हो गए। गुलाम भी इसी दुनिया के मूल निवासी हैं। सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन के खुर के निशान की वजह से उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? इसमें न्याय कहाँ है? अगर न्याय के प्रतीक मरीन भी उन्हें शरण देने में विफल रहते हैं तो फिर कौन करेगा? निश्चित रूप से केवल सबसे मजबूत व्यक्ति ही यह तय करता है कि न्याय क्या है और क्या नहीं। उसके दिल में और भी ज्यादा मजबूत बनने की इच्छा जल रही थी। स्वर्गीय ड्रैगन, बेहतर होगा कि वे मुझे न भड़काए, नहीं तो मैं उनमें से हर एक को जलाकर राख कर दूंगा। ब्लेज ने सोचा। शाम के समय मरीन रिक्रूटों को मरीन फोर्ट टावर के सामने इकट्ठा होने के लिए कहा गया। फ्लीट एडमिरल कांग स्वयं आए और कुछ उत्साहवर्धक बातें कही। उसके बाद एडमिरल सेंगोकू और कुछ मरीन अधिकारी उनकी जगह पर आए। सेंगोकू आगे आए, अपना परिचय दिया और कुछ प्रमुख कानूनों के बारे में बोलना शुरू किया जिनका सभी मरीन को सख्ती से पालन करना होता है। इसके अलावा उन्होंने योग्यता प्रणाली और उसके मूल्यों के बारे में भी बताया। 1 मिलियन से कम इनाम वाले हर अनाम समुद्री डाकू या समुद्री लुटेरों को पकड़ने पर उन्हें एक योग्यता अंक मिलेगा। अगर आसान तरीके से कहा जाए तो 1 मिलियन से उन्हें एक मेरिट पॉइंट मिलेगा। उदाहरण के लिए 25 मिलियन इनाम वाले समुद्री डाकू को पकड़ने या मारने से उन्हें 25 मेरिट मिलेंगे। 100 मिलियन इनाम के बाद योग्यता अंक समुद्री डाकू से समुद्री डाकू तक भिन्न होता है। योग्यता प्रणाली का उपयोग करके वे रैंक में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ विशेषाधिकारों का अनुरोध कर सकते हैं, शैतान फल, हथियार खरीद सकते हैं, रोकुशिकी, हाकी और अन्य विभिन्न सुविधाएं सीख सकते हैं। योग्यता प्रणाली के बारे में सुनकर रंगरूटों में जोश भर आया। उनकी आंखों में चमक आ गई, जो सामान्य लोगों से अधिक शक्ति, पद और अधिकार नहीं पाना चाहेंगे। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। ब्लेज को इस बात का पूरा भरोसा था, वरना मरीन हेडक्वार्टर में कई मजबूत किरदार पैदा हो जाते। इसके बाद सभी रंगरूटों को कैप्टन और उससे ऊपर के रैंक वाले मरीन अधिकारियों के अधीन नियुक्त किया गया। ब्लेज, वर्गो, गियोन, शूजो और कुछ अन्य मरीन रंगरूटों को छोड़कर जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में अपनी क्षमता दिखाई थी। ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में रोकुशिकी सीखी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशिक्षक जेफिर के मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया। जब अन्य रंगरूट क्षेत्र से चले गए तो सेंगोकू ने एक बार फिर कहा, आप लोग समुद्री क्षेत्र के भविष्य के स्तंभ हैं। हर दिन अनगिनत नए समुद्री डाकू उभर रहे हैं और हम अपनी सीमित ताकत से उनमें से हर एक से नहीं निपट सकते। इसलिए समुद्री डाकुओं को रोकना आप जैसे युवा नौसैनिकों पर निर्भर है। यही कारण है कि मैंने आप में से 25 लोगों को कोई रैंक नहीं दी, क्योंकि आप अपनी रैंक खुद चुनेंगे। नौसैनिकों को मजबूत अधिकारियों की जरूरत होती है, इसलिए मैं आपकी ताकत, साहस और इच्छा शक्ति को मापने के लिए एक छोटा सा परीक्षण करने जा रहा हूं। इस बिंदु तक बोलते हुए सेंगोकू ने एक मजबूत आचरण प्रदर्शित किया। पूरे 1 महीने तक तुम अकेले काम करोगे और समुद्री डाकुओं का शिकार करोगे। आपको मरीन से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। आप एक समुद्री डाकू शिकारी की तरह काम करेंगे और ग्रैंड लाइन के पहले आधे हिस्से में बिना किसी साथी के भटकेंगे। इस महीने आप जितने समुद्री लुटेरों को पकड़ेंगे या मारेंगे, उससे आपकी मरीन रैंक तय होगी। आपकी प्रक्रिया पर एक गुप्त इकाई द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी। कोई गलती मत करो, वे तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी तरह अगर तुम मारे भी जाओ तो भी वे परेशान नहीं होंगे। सेंगोकू के शब्दों ने रंगरूटों को झकझोर दिया। वे अकेले पूरे समुद्री डाकू दल का शिकार कैसे करेंगे? ये बेतुका है। ब्लेज भी थोड़ा चौंक गया। बाकी लोग उसके जैसे नहीं हैं। उनके पास एक सिस्टम और मजबूत शैतानी फल शक्तियां हैं। जरा सी दुर्घटना होने पर वे अपनी जान गंवा देंगे। सभी समुद्री डाकू लफी जैसे नहीं होते। वे दया का एक संकेत भी नहीं दिखाते। लेकिन सेंगोकू के गंभीर व्यवहार से प्रभावित होकर उनमें से किसी ने भी अपनी राय नहीं जताई। उस समय दूर से जोरदार हंसी की आवाज आई। वाह, तुम इन बच्चों को डरा रहे हो सेंगोकू। गैर्प पीछे से समूह के पास पहुंचा। गार्प, तुम यहां क्या कर रहे हो? सेंगोकू ने अपनी नाक हिलाते हुए पूछा। क्या मैंने उसे नहीं भेजा था? उसे कैसे पता चला कि आज रंगरूट आ रहे हैं? ब्लेज का ध्यान गैर्प के साथ आए लंबे आदमी पर गया, जो भावी एडमिरल था और अब वाइस एडमिरल कुजान। एक शांत किस्म का आदमी, उसकी फलों की क्षमता की तरह। ब्लेज हमेशा 1 पीस सीरीज में अपने किरदार से खुश रहता था। उसे व्यक्तिगत रूप से देखकर
वो और भी खुश हो जाता था। ब्लेज, तुम पहले से अधिक ताकतवर दिख रहे हो, गैर्प ने उसकी आकृति देखकर टिप्पणी की। धन्यवाद, ओल्ड मैन गार्प। ब्लेज ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। उसकी बात सुनकर सेंगोकू और कुजान दोनों ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की। गार्प-सान, आप कब बूढ़े हो गए? कुजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बदमाश, गैर्प ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका आकार गायब हो गया। इससे पहले कि ब्लेज सोरू का इस्तेमाल कर पाता, उसके सिर पर प्यार की मुट्ठी से वार किया गया। उफ, ब्लेज ने अपना सिर पकड़ते हुए कराहते हुए कहा, यह वाकई बहुत दर्द कर रहा है।